संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है शासन तंत्र का छठा भाग। जॉब क्रिएशन के 21 भागों की चर्चा में हम लोगों ने देखा कि देश को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था देकर भी हम सभी लोगों को रोजगार की व्यवस्था जीडीपी के 8.5% खर्च कर सकते हैं, सारे लोगों को, जिससे वो एक क्वालिटी लाइफ लीड कर सके। लेकिन इसे लागू करने के लिए एक डेडिकेटेड, कम्पिटेंट, ईमानदार और अपराध मुक्त नेता चाहिए जो अच्छे शासन तंत्र के द्वारा आम जनों में समृद्धि ला सके। लोगों के मन में एक साधारण सा प्रश्न आ सकता है, क्या ये संभव है? बिहार में लालू यादव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के 15 वर्षों के शासनकाल में एक पूरी पीढ़ी ने शहरों और गांवों में बिजली का न रहना, सड़कों की बदहाली, स्कूल कॉलेजों की बंदी, अस्पतालों की बंदी और पढ़ाई, स्वास्थ्य समस्या और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन तथा अपहरण और लूट हत्या के उद्योग को देखा। पूरे एक पीढ़ी ने। उस वक्त पूरे बिहार में 300-400 मेगावाट बिजली आती थी जिसे पटना में खपत कर दिया जाता था और पूरे बिहार को अंधेरे में रखा जाता था। शाम होते लोग अपराधियों के डर से घर में दुबक जाते थे। पूरे बिहार में पटना को छोड़कर एक पैरेलल जो है बिजली का तंत्र था जो हर शहर में करीब करीब था। जनरेटर चलता था 3-4 घंटे के लिए और एक पॉइंट के लिए वो 50 रुपये 100 रुपये जहाँ तक जो रेट हो, और गर्मियों के समय में रात भर चलाने के लिए एक पॉइंट दिया जाता था। ये एक जो है वो पैरेलल तंत्र और चल गया था बिजली के लिए। बड़ पूरा प्रदूषण फैलाता हुआ जनरेटर चलता था पूरे बिहार में। इसमें सुधार के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। शाम होते ही लोग डर से घर में दुबक जाते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार के रूप में कंपैरेटिवली एक योग्य, कर्मठ, पढ़े लिखे और ईमानदार लीडरशिप आई तो आज पूरे बिहार में 24 घंटे बिजली रह रही है। सड़कों की हालत काफ़ी सुधर गई है। पूरे राज्य में पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। जो पटना के आसपास केवल एक पुल हुआ करता था जो 1982 में कांग्रेसियों ने बनाया था। वो भी पुल रख रखाव के बिना 15 साल जो लालू जी का और उनके धर्मपत्नी का शासन रहा, मेंटेनेंस शून्य था पूरे बिहार में किसी भी पुल पुलिया और सड़क का। और उसके पहले जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में भी इनका मेंटेनेंस करीब करीब शून्य ही था। तो करीब 25 साल से इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस नहीं हो रहा था, इसलिए वो जर्जर हालत में हो गया था और पुल चढ़ने लायक नहीं हो गया था। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला जो एक पुल था वो लगभग नकारा हो गया था। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद उसी गंगा नदी में 7-8 पुल निर्माणाधीन है, जिसमें से कुछ बन गए हैं। पटना में ही जो है आसपास में 3-4 पुल तो बन गए हैं। आरा छपड़ा वाला, पटना में एक वो जो है नया रेल कम रोड ब्रिज, और 2 पुल निर्माणाधीन है। इसके अलावे और कई पुल जो है निर्माणाधीन है आसपास और ये गंगा जी में, और गंगा के अलावे कई नदियों में ब्रिज बन गया है और बन रहा है, निर्माणाधीन है। अस्पतालों में इलाज शुरू हो गया है और राज्य काफ़ी हद तक अपराध मुक्त हुआ है। लेकिन रोजगार के लिए पलायन अभी भी जारी है और शिक्षा और स्वास्थ्य में और सुधार जरूरी है। इस तरह हम देखते हैं कि योग्य, ईमानदार शासक जनता को समृद्ध बना सकता है।
लेकिन इसके लिए शासन व्यवस्था और पार्टी सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। क्या इसके लिए कभी कोई कोशिश हुई है अपने देश में? हाँ, इसके लिए अपने देश में 2 आंदोलन हुई है, उसकी चर्चा जरूरी है। इस दशा में पहला प्रयास था जेपी का छात्र आंदोलन। यह आंदोलन इंदिरा गांधी के अलोकतांत्रिक बिहेवियर और भ्रष्ट आचरण के खिलाफ था। इसकी शुरुआत गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन से 1973 में हुई थी। इसका नेतृत्व प्रसिद्ध समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण एक त्यागी और बलिदानी नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था और अंग्रेजों के जाने के बाद सत्ता का भोग करने से जवाहरलाल नेहरू को मना कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मिनिस्ट्रियल पद देने को ऑफर किया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। और ये जो 42 के आंदोलन आदि में ये सही में जेल गए थे, हजारीबाग जेल में थे, वहाँ से ये भागे थे। अंग्रेज़ों ने इन पर काफ़ी अत्याचार किया था, बर्फ़ की सिल्ली पर इन्हें नंगा लिटाकर पीटा जाता था। तो ये लोग सच्चे देशभक्त और त्यागी और बलिदानी थे, न कि लिफाफाबाज जो जेल में अपने बेटियों को चिट्ठी लिखा करते थे और जेल में अच्छी अच्छी अपने पसंद के खाने खाते थे और किताबें लिखते थे और किताबें और अखबार पढ़ते थे। अब ये जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपना जीवन समाज सेवा में बिता रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी के डिक्टेटोरियल एटीट्यूड और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने छात्र आंदोलन को नेतृत्व देना स्वीकार किया। इस आंदोलन को उत्तर भारत के आम जनों ने खुलकर सपोर्ट किया। अपने सत्ता को खोने के वजह से इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर किया और पूरे देश को जेल में परिणत किया। लाखों निर्दोष लोगों को जेल के सलाखों के अंदर कर दिया। 1977 में खुफिया एजेंसियों के गलत रिपोर्टिंग के कारण इंदिरा ने इमरजेंसी को हटाया और चुनाव की घोषणा की। देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को बुरी तरह हराया। इंदिरा गांधी खुद भी रायबरेली से हारी थी, लेकिन देश की जनता को फिर छला गया। यह आंदोलन और जनता के आक्रोश की परिणति व्यवस्था परिवर्तन न होकर केवल सत्ता परिवर्तन होकर रह गई। जयप्रकाश नारायण ने फिर सत्ता उन्हीं लालची और अयोग्य लोगों को सौंप दिया। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, चौधरी चरण सिंह आदि थे। कुछ अच्छे लीडर भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, अडवाणी आदि। सत्ता के लालच में और आपसी खींचतान के कारण यह सरकार चल नहीं पाई और 1980 में इंदिरा गांधी की फिर से वापसी हुई। जयप्रकाश नारायण को उस समय सत्ता छात्र आंदोलन से निकले छात्र नेताओं को सौंपना चाहिए था। जैसे ऐसे लीडर थे उस समय नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, जेटली, सुषमा स्वराज, शरद यादव आदि। नई सरकार को एक स्पष्ट खाका देना चाहिए व्यवस्था परिवर्तन की, लेकिन यह आंदोलन देश में परिवर्तन नहीं ला पाया, क्योंकि फिर नेतृत्व उन्हीं लालची लोगों के हाथ में चला गया, पद लोभी। अब दूसरा बड़ा आंदोलन क्या था? निर्भया कांड के विरुद्ध अन्ना हजारे का आंदोलन। अन्ना हजारे कम पढ़े लिखे मिलिट्री में ड्राइवर की नौकरी करते थे। महाराष्ट्र में मिलिट्री से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना समय अपने गांव रालेगांव सिद्धि में समाज सेवा में लगा दिया। ये भी त्यागी आदमी ही थे, ऐसी बात नहीं थी। महाराष्ट्र के पार्टियों में व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने कई लंबा अनशन किया और सरकार को अपनी मांग मनवाने को मजबूर किया। दिल्ली में निर्भया के बर्बरपूर्ण बलात्कार और हत्या के विरुद्ध उन्होंने व्यापक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए एक लंबा अनशन किया। ये एक सीधे साधे व्यक्ति थे। इसका यूज़ किसने किया? तो इसका यूज़ केजरीवाल ने किया। अन्ना हजारे के इस आंदोलन को देश में मध्यम वर्ग का व्यापक समर्थन मिला। रामदेव जी के बड़े संगठन और आरएसएस के समर्थन के बाद यह आंदोलन बहुत व्यापक हो गया। इस आंदोलन का लाभ उठाने के लिए एक अननोन एनजीओ चलाने वाला धूर्त और सातिर व्यक्ति अरविंद केजरीवाल आगे आया। उसने पहले आंदोलन से आरएसएस और रामदेव जी को अलग किया। फिर उसने अपने बेटे के सर की कसम खाई कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का निर्माण नहीं करेगा और कांग्रेस की कभी मदद नहीं लेगा। बाद में अन्ना हजारे आंदोलन का फ़ायदा उठाकर अरविंद
केजरीवाल ने प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रोफेसर आनंद आदि के साथ मिलकर उसने एक नई पार्टी बनाई, आप पार्टी। केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर वह चुना गया तो कभी कोई पद नहीं लेगा, कोई बंगला, गाड़ी, पुलिस प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं लेगा। अपनी पार्टी के लिए टिकट उन्हीं लोगों को देगा जिसने कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता को रिकमेंड करेगी। कोई हाई कमांड कल्चर नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद केजरीवाल ने हर उस हथकंडे को अपनाया जिसे अन्य पार्टियां अपनाती थी। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाया था और मोटी मोटी फाइलों को दिखाकर टीवी में वो बताता था कि ये सबूत है, ये हमारे पास सबूत है। लेकिन जब उन नेताओं ने उस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया कोर्ट में, उसे कोर्ट में ला घसीटा, तो केजरीवाल को लिखित माफ़ी मांगनी पड़ी इन लोगों से। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो उसका सारा जो है ये बाद का जो आंदोलन था वो झूठ पर आधारित था, लोगों को ठगने का आंदोलन था। दिल्ली का इलेक्शन केजरीवाल ने मुख्यतः बिजली और पानी देने के वायदे पर जीता और इलेक्शन जीतने के बाद केजरीवाल ने हर उस कार्य को किया जिसे उसने अपने बेटे की कसम खाकर नहीं करने का वायदा किया था। कांग्रेस की मदद से उसने पहली सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बनते ही बड़ी कोठी ली, गाड़ियाँ ली, पुलिस प्रोटेक्शन लिया। उसके बंगले में 36 एयर कंडीशन लगा हुआ है। ये उसने अपना वायदे पूरे किए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जनता के द्वारा एडवाइस किए हुए ईमानदार कैंडिडेट की जगह भ्रष्ट, पैसा देने वाले और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया। प्रिंसिपल्ड आपके संस्थापक सदस्यों को, जो सही में ठीक ठाक आदमी थे, प्रशांत भूषण, जोगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद, कुमार विश्वास आदि को पार्टी से निकालकर खुद अन्य पार्टियों में स्थापित सुप्रीमो का स्थान ले लिया। अब आप पार्टी में उन्हीं लोगों को स्थान मिल रहा है जो केजरीवाल के यशमेन है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त के लिए आंदोलन करने वाले केजरीवाल ने इस सब को भुला दिया है। कोविड के द्वितीय लहर में आप पार्टी के नेताओं की योग्यता की भी पोल खुल गई, जब अपनी जवाबदेही से बचने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र से अपनी ज़रूरत से 4 गुना ऑक्सीजन की मांग कर देश के कई राज्यों को संकट में डाल दिया। अब केजरीवाल पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जनता के बुनियादी सवालों को न उठाकर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा कर रहे हैं और बिजली बिल है उसको माफ़ करने का। इसका मतलब अब आज से बिजली बिल का पेमेंट करना बंद कर दें। ये अराजकता ये जो है लोग फैला रहे हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन ने 2 अवसर दिए, लेकिन दोनों ही अवसर पर इन आंदोलन के नेताओं ने लोगों को ठगा और व्यवस्था में परिवर्तन न लाकर सत्ता में परिवर्तन लाया। सत्ता में परिवर्तन कर इन लोगों ने नेताओं का चाल ढाल कृत्य वही हो गया जो कांग्रेसियों का था और वे भी जनता पार्टी और आप पार्टी केवल सत्ता प्राप्त कर देश को लूटने का जरिया बन गए। अब हम अगली चर्चा में हम लोग यह देखेंगे कि चुनाव पद्धति और पार्टी में क्या परिवर्तन लाया जाए कि योग्य पढ़े लिखे और ईमानदार नेता ही शासन में आए ताकि आमजनों की समृद्धि आ सके।